नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आकाश हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमित अग्रवाल आपके लिए लेके आया हूं जेईई मेल का एक नया सेशन। आज के इस सेशन में बच्चों मैथ का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। देखिए, इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आना पक्का है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन से। देखिए, हमें दिया गया है fx इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल और fx का एग्जैक्टली वन लोकल मैक्सिमा है एंड अगर आप देखेंगे तो एक लोकल मिनिमा भी है। तो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा की बात कर रहे हैं तो हमें निकालना चाहिए बच्चों f डैश x। तो हम यहां पर f डैश x देखें क्या आता है। f डैश x आएगा बच्चों 6x स्क्वायर माइनस 6x इंटू 2 प्लस p प्लस 12p। ठीक है बच्चों, अब अगर हम यहां से 6 कॉमन ले लें तो हमें एक क्वाड्रेटिक मिल रहा है x स्क्वायर माइनस 2 प्लस p इंटू एक्स प्लस 2p। अब देखिए, एक लोकल मैक्सिमा है, एक लोकल मिनिमा है, यानी f डैश x के दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। इसका मतलब हम बोलेंगे d मस्ट बी ग्रेटर दैन 0। तो हम कर देते हैं बच्चों d ग्रेटर दैन 0। तो हमें क्या मिल रहा है, आप देखिए p प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 8p ग्रेटर दैन 0, यानी आया p माइनस 2 होल स्क्वायर ग्रेटर दैन 0। अब सोचिए कि भाई होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है? नहीं, होल स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, यानी यहां हमें चाहिए कि p माइनस 2 होल स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। तो बच्चों p की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? 2। सो p शुड नॉट बी 2। तो देखिए, अब हमें कहा गया p के इंटीग्रल वैल्यूज बताइए, कितने इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी। तो अब आपका आंसर आ रहा p नॉट इक्वल टू 2, तो यानी एक वैल्यू नहीं होगी। तो हमारा आंसर एक तरह से आ गया इनफाइनाइट, बट नो सच ऑप्शन इज देयर। तो भाई कहां फंस रहे हैं हम फंस रहे हैं यहां log 16 माइनस पी स्क्वायर। भाई log डिफाइन भी तो होना चाहिए, तो हमने किया 16 माइनस पी स्क्वायर ग्रेटर दैन 0, यानी यहां से आ जाएगा पी स्क्वायर लेस देन 16। तो बच्चों p की वैल्यू आ गई -4 से 4। अब हमें पता चला p -4 से 4 होगा और क्या नहीं होगा, 2 नहीं होगा। तो p की वैल्यूज क्या क्या मिल गई, -3 -2 1 -1 0 1 3। सो हाउ मेनी सच वैल्यूज आर देयर? 6 वैल्यूज। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 6 वैल्यूज। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, let fx is a twice differentiable function such that f double dash x greater than 0। यानी सबसे पहले हम इससे देखें कि इससे हम क्या कह सकते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि भाई f dash x इंक्रीजिंग ग्राफ है, f dash x is an increasing function। अब हमें एक नया फंक्शन दिया गया phi x, f of x प्लस f of 2 माइनस x। तो हमें इसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यानी इसकी मोनोटोनिसिटी के बारे में बातचीत करनी है। तो हम क्या करते हैं, phi डैश x निकालते हैं। क्या आएगा, f डैश x माइनस f डैश 2 माइनस x। तो बच्चों ये कहां जीरो हो रहा है, x इक्वल टू 1 पर, तो 1 लिखा हमने। ठीक है, अब f डैश x इंक्रीजिंग है तो 1 से बड़े के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां प्लस यहां माइनस, यानी phi डैश x नेगेटिव होगा। कब? जब 0 से 1 में। और बच्चों 1 से 2 में phi डैश x हो जाएगा पॉजिटिव, यानी हमारे पास आ गया phi x डिक्रीजिंग है 0 से 1 में और इंक्रीजिंग है 1 से 2 में। ऑप्शन 4 दैट इज राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए, let fx is a cubic polynomial which increases in the interval -infinity to 0 union 1 to infinity और 0 से 1 में डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब हमें पता चला कि f डैश x के दो रूट हैं, कौन कौन से, 0 और 1। ठीक है, तो हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे, इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। अब उसके बाद क्या पूछा है, tan इनवर्स f of 1, tan इनवर्स f of 3/2, tan इनवर्स f of 0। तो स्टार्ट करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। तो देखिए बच्चों, f डैश x, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि f डैश x आएगा kx इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि इसके रूट हैं 0 और 1। अब आप देखिए, आपको दिया हुआ है f डैश 2 इज इक्वल टू 6।
तो f-2 हमारे हिसाब से आ रहा है 2k इज इक्वल टू 6। तो बच्चों k की वैल्यू कितनी आ गई? 3। k आ गया हमारे पास 3। तो हमारा f' क्या हो गया? ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देखिए fx क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखिए इंटीग्रेट कर रहे हो तो प्लस सी लगाना नहीं भूलना है। अब c की वैल्यू के लिए हमें जानकारी दी गई है कि f(2) 2 है, तो हमने f(2) यहां से निकाला, कितना आएगा? 8 माइनस 6 प्लस सी इज इक्वल्स टू 2। तो बच्चों c की वैल्यू आ गई 0। तो fx हमारे पास आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बाय 2, या देखें तो एक्स स्क्वायर कॉमन, x माइनस 3/2। ठीक है, अब हमें यहां किस किस की जरूरत है? हमें चाहिए f(1), f(3/2) एंड f(0). तो पहले हम f(1) देखते हैं। f(1) आ रहा है -½ f(3/2) 0 और f(0) भी आ गया 0। अब हमसे पूछा गया था tan इनवर्स f(1) यानी tan इनवर्स ऑफ -½ प्लस बच्चों पूछा था tan इनवर्स f(3/2) यानी tan इनवर्स 0, तो 0 हो गया। इसी तरह tan इनवर्स f(0) भी क्या हो जाएगा? 0। तो हमारा आंसर आ गया माइनस ऑफ tan इनवर्स ½ और इसे अपन क्या लिख सकते हैं? माइनस cot इनवर्स 2, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारी एप्लीकेशन। तो इसी के साथ हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए g एक फंक्शन दिया है -∞ टू इन्फिनिटी से -π/2 टू π/2। अब gu हमें एक फंक्शन दिया गया। अब हमसे पूछा गया, देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, हमें इसका इवन और ऑड नेचर चेक करना है और इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी बताना है। तो पहले हम ऑड इवन की बात कर लेते हैं। तो देखिए g ऑफ u हमारे पास है 2 tan इनवर्स e⁻u माइनस π/2। अब मैंने निकाला बच्चों g ऑफ -u। अब अगर ये gu के इक्वल आ गया तो इवन हो जाएगा, माइनस ऑफ gu आ गया तो ऑड हो जाएगा, और कुछ और ही मिल गया तो हम कहेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड। तो देखिए इसको लिखते हैं 2 tan इनवर्स e⁻u माइनस π/2। तो ये आ जाएगा 2 cot इनवर्स e⁻u माइनस π/2। नाउ बच्चों cot इनवर्स को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स माइनस π/2। सो आप देख सकते हैं ये हमें मिल रहा है यहां से π/2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ e⁻u। सो वी कैन सी दैट इट इज माइनस gu। सो हम कह सकते हैं दिस इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, तो हमें पता चला कि भाई ऑड फंक्शन है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, और अगर हम देखें तो फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। अब हमें बताना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। उसके लिए हम डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं बच्चों। g' क्या आ जाएगा? 2/1 प्लस e⁻u का होल स्क्वायर इंटू e⁻u। आप देख सकते हैं हमेशा पॉजिटिव है, यानी gu इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन 2 गलत हो गया क्योंकि यहां डिक्रीजिंग है। ऑप्शन सी में कहा गया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए ये आ गया वर्ड प्रॉब्लम। हमें एक सिचुएशन दी गई है, फिर हम उससे एक फंक्शन बनाएंगे एनालिसिस करके, और फिर उसका मैक्सिमा मिनिमा जो पूछा गया है देखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं? सेंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी हमें रेट ऑफ चेंज दिया गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम dv/dt गिवन है। A falling sand forms a cone on the ground in such a way that height of the cone is always 1/6 of the radius। ठीक है, यानी अगर हम एक कोन बनाएं तो कुछ ऐसा कहा जा रहा है, ये h है, ये r है, एंड हाइट इज r/6। ठीक है, अब कोन का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? 1/3 πr² h। तो ये हो गया 1/3 पाई इंटू 6h का होल स्क्वायर इंटू h। तो वॉल्यूम आ जाएगा बच्चों 12 पाई h क्यूब।
अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है dh/dt when h is equals to 4। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dv/dt इज इक्वल टू आ जाएगा 36 पाई h स्क्वायर इंटू dh/dt। अब बच्चों ये दिया गया है 12, 36 पाई h स्क्वायर हो गया 4 स्क्वायर इंटू dh/dt। सो यू कैन सी दैट वी आर गेटिंग dh/dt as 1/48 pi सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, 1/48 पाई। कहाँ है, ऑप्शन 3। आई गेस इट इज क्लियर टू यू। रेट ऑफ चेंज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन दिस इक्वेशन हैज। देखिए एक हमें ऑड डिग्री पॉलिनोमियल दिया गया, तो हमने निकाला बच्चों f, इसको थोड़ी देर के लिए fx मान लेते हैं पहले। fx इज इक्वल टू है x टू द पावर 7 प्लस 14 x टू द पावर 5 प्लस 16 x क्यूब प्लस 30x माइनस 560। अब हम निकालते हैं बच्चों f डैश x। आप देखिए क्या आ रहा है, 7x टू द पावर 6 प्लस 70x टू द पावर 4 प्लस 48x स्क्वायर प्लस 30। देखिए अब यहां जादू क्या है, जादू ये आया कि भाई f डैश x आप देखें तो ये हमेशा पॉजिटिव आ गया, यानी fx इज इंक्रीजिंग। अब भाई हमें सॉल्यूशन निकालने थे fx इज इक्वल टू 0 के। अब इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो इंक्रीजिंग ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार कट करेगा भाई, या तो नहीं करेगा या एक बार करेगा, यानी इट विल हैव मैक्सिमम एट मोस्ट वन सॉल्यूशन। लेकिन लड़ाई अभी बाकी है, अभी हमें बताना है कि ये 0 होगा या 1। अब आप देखिए जो fx है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। fx इज एन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, तो इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है r। तो r है तो ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जाएगा, तो x एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, एक बार। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए इसी से मिलता जुलता एक और प्यारा क्वेश्चन, ये देखिए जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। दिस इज अ PYQ ऑफ जेईई एडवांस्ड। देखिए यहां पर हमें बताना है कि इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे। तो लेट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। हम निकालते हैं बच्चों f डैश x, यह आ रहा है 2x माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। सो आप देख सकते हैं कि f डैश x आ रहा है 2x माइनस एक्स कॉस एक्स। तो f डैश x यहां से आप देखिए आया, x कॉमन ले लेते हैं, 2 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब आप समझिए कि भाई 2 माइनस कॉस एक्स तो हमेशा पॉजिटिव है, तो बचा क्या, x, यानी इसका जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है वो डिपेंड करेगा x पर। तो हम बोलें तो देखिए अगर x लेस देन 0 है तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, और x ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग। अब हम निकाल लेते हैं बच्चों f ऑफ 0 की वैल्यू। f ऑफ 0 आप देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है -1। तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं, 0 पर वैल्यू -1 है। अब उससे पहले ग्राफ है डिक्रीजिंग, यानी ये ऊपर से आएगा -1 पे मिलेगा, फिर इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो आप देखिए कितने सॉल्यूशन आए, 2। Hence we can say that this equation will have exactly 2 solutions, यानी ऑप्शन 3। Is it clear बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए let fx and gx are two continuous functions defined such that fx1 is greater than fx2। कब बच्चों, जब x1 greater than x2 है, यानी हम कह सकते हैं fx is an increasing function। साइमल्टेनियसली अगर आप देखें एक और फंक्शन दिया गया है g of x1 लेस देन g of x2, when x1 is greater than x2, तो हम कह सकते हैं g is decreasing function। अब देखिए जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है हम इनइक्वलिटी सॉल्व कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं करते, और डिक्रीजिंग होता है तो हम साइन चेंज करते हैं। तो देखिए अब हमें क्या इनइक्वलिटी दी गई है, f of g of
अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज ग्रेटर देन एफ ऑफ जी ऑफ 3 अल्फा माइनस 4। ठीक है, अब f इज इंक्रीजिंग तो हम इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करेंगे, तो हमारे पास आएगा g ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा ग्रेटर देन g ऑफ 3 अल्फा माइनस 4। अब g एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हमें इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा लेस देन 3 अल्फा माइनस 4, सो अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 4 लेस देन 0। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं इसको फैक्टराइज, तो हमें मिलेगा अल्फा माइनस 1 इंटू अल्फा माइनस 4 लेस देन 0। तो बच्चों 1 4 प्लस माइनस प्लस, सो हमारा आंसर आ जाएगा अल्फा बिलोंग्स टू 1 2 4। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इफ द फंक्शन एफ एक्स, फिर से एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है और बोला गया है इट अटेन्स मैक्सिमा एट पी एंड मिनिमा एट क्यू। ठीक है भाई, तो हमने निकाला एफ डैश एक्स, क्या आ रहा है 6x स्क्वायर माइनस 18ax प्लस 12a स्क्वायर। बच्चों 6 कॉमन ले लेते हैं, ऐसा कुछ आ रहा है, यानी x माइनस ए एक्स माइनस 2a। अब देखिए आप a 2a प्लस माइनस प्लस, तो अब आप देखिए a पर ये प्लस से माइनस हो रहा है, कौन? f डैश एक्स, तो a इज अवर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। 2a पर ये माइनस से प्लस हो रहा है तो इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो हम कह सकते हैं कि भाई p तो आ गया a और q आ गया 2a। अब ये गिवन है p स्क्वायर इज इक्वल्स टू q, तो बच्चों a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a। अब देखिए यहां पर पता है a एक पॉजिटिव नंबर है, दिया गया है, आप देखिए a ग्रेटर देन 0, तो हम a से a को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई बच्चों 2। सो आवर आंसर इज a इज इक्वल्स टू 2, ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन स्फीयर। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द कोन टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। देखिए स्फीयर इज गिवन मतलब इसकी रेडियस हमें पता है। ठीक है, तो देखिए ये हमने एक स्फीयर बनाया, इसके अंदर एक कोन बना देते हैं, ये कोन की हाइट हो गई h मान लिया हमने, और ये हो गई रेडियस। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो गई? h माइनस आर, और ये हमने मान लिया स्मॉल r, कोन की रेडियस। अब देखिए यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा h माइनस आर होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से स्मॉल आर स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2rh माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कोन का वॉल्यूम क्या होता है? π/3 आर स्क्वायर h, तो v इज इक्वल्स टू आ गया π/3 2rh माइनस एच स्क्वायर इंटू कैपिटल h। ठीक है, सो अगर हम देखें dv/dh कर देते हैं तो हमें मिलेगा π/3 इंटू, बच्चों ये आ गया 4rh माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल्स टू कर देते हैं 0। भाई मैक्सिमा मिनिमा करना है तो 0 कर देते हैं, तो यहाँ से आएगा h इज इक्वल टू 0 और h इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4r/3। ठीक है बच्चों, क्लियर? देखिए h इज इक्वल टू 0 के लिए ऑब्वियसली वॉल्यूम मिनिमम हो जाएगा, सो यहाँ से हम देख सकते हैं h/2r क्या आ गया? 2/3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2/3। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए fx हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है क्यूबिक, और gx एक बहुत बड़ा सा पॉलिनोमियल है। अब हमें क्या कहा गया है? हमें बताया गया है एक फंक्शन है f ऑफ gx, इसके हमें n1 बोला गया है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, n2 बोला गया है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा, और n3 है नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या करते हैं
हम मान लेते हैं एच एक्स, क्या है, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। हमने निकाला एच डैश एक्स, क्या आएगा, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, ठीक है। तो एच डैश एक्स क्या आ रहा है, एफ डैश जी एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बच्चों, जी एक्स का होल स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस 1 इंटू जी डैश एक्स। देखिए अब आप, ये जो वैल्यू आई ये हमेशा पॉजिटिव है, यानी ये एच डैश एक्स को पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज करने में कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, यानी जो कुछ डिसाइड करेगा वो कौन करेगा, जी डैश एक्स। तो अब हम देखते हैं जी डैश एक्स क्या है। देखिए, अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 9 को फैक्टराइज करें तो हमें मिलेगा एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, एम आई राइट। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 1 एक्स माइनस 3, तो बच्चों x माइनस 1 और x माइनस 3, x माइनस 3 को मैं थोड़ी देर बाद स्क्वायर करता हूं, देखिएगा आप। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इसको फैक्टराइज करें तो x माइनस 1 एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1 दो बार आ गया तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसको भी अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो आपको मिलेगा x माइनस 3 एक्स प्लस 1। अब x माइनस 3 कितनी बार आ गया बच्चों, 3 बार, इसलिए मैंने अभी क्यूब लिख दिया। अब हम देखें साइन चेंज कहां कहां हो रहा है, क्या क्या आ रहा है। तो एक आया माइनस 3 माइनस 1 1 2 3। अब आप देखिए 3 पर यहां से प्लस लिखा, माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि पावर ऑड है। 2 पर फिर से पावर ऑड है, 1 पर पावर इवन है बच्चों तो प्लस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें फिर ऑड तो माइनस और यहां पर प्लस। तो अगर हमसे कोई पूछे मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, तो लोकल मैक्सिमा कब होता है, जब प्लस से माइनस हो। तो कहां कहां हो रहा है बच्चों, माइनस 3 पर और 2 पर। लोकल मिनिमा जब माइनस से प्लस हो रहा हो, माइनस से प्लस कहां हो रहा है, माइनस 1 पर और 3 पर। और अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी जहां साइन चेंज नहीं हो रहा हो वो है 1। तो अब हमसे क्या पूछा गया है कि भाई नंबर बताइए, तो n1 की वैल्यू हो गई 2, n2 भी हो गया 2 और n3 हो गया बच्चों 1। तो अब आपसे क्या पूछा गया है, n1 प्लस n2 प्लस n3 यानी 5 इंटू 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 30। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया। लेट एफ एन एक्स बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप देखिए इस साइन का मतलब आप समझते हैं, प्रोडक्ट। तो अब हमसे कहा जा रहा है कि एक फंक्शन है एफ टेन एक्स, उसके नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा है n1, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मिनिमा है n2 और नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है n3। तो हम देखें तो f डैश 10x ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों x माइनस 1, प्रोडक्ट है तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल क्यूब, x माइनस 4 होल पावर 4, x माइनस 5 होल पावर 5, x माइनस 6 होल पावर 6, x माइनस 7 होल पावर 7, x माइनस 8 होल पावर 8, x माइनस 9 पावर 9 और लास्टली वी हैव x माइनस 10 होल पावर 10। ठीक है, अब देखिए, अब हम लाइन खींचे, नंबर लाइन लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए 10 पर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, ऑड है यहां पर 9 पे तो चेंज हो गया, 8 पे फिर से इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, 7 पे ऑड है प्लस 6 पे इवन है साइन चेंज नहीं होगा, 5 पे ऑड है फिर चेंज कर दो भाई, 4 पर इवन है चेंज मत करो, 3 पे ऑड है चेंज कर दो, 2 पे इवन है चेंज मत करो, 1 पे ऑड है चेंज कर दो। अब बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जहां जहां साइन चेंज हो रहा है वो भी प्लस से माइनस तो मैक्सिमा हो गया, माइनस से प्लस हो रहा है तो मिनिमा, और जहां पे साइन चेंज नहीं हो रहा है
वो हो गए पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो बच्चों यहां पे हम देखें तो हम यहां लिखते हैं लोकल मैक्सिमा, x इज इक्वल टू कहां पे आएगा बच्चों, जहां पर प्लस से माइनस हो रहा है, यानी 3 पर, और हमारे पास देखिए 7 पर आ रहा है, तो x इक्वल टू 3,7। अगर हम बात करें लोकल मिनिमा, तो x इक्वल टू यानी जहां पर माइनस से प्लस हो रहा हो, कहां पे हो रहा है, 1 पे, आप देखिए 5 पे और 9 पे, 1, 5, 9। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां पे साइन चेंज नहीं हो रहा है, कहां पे नहीं हो रहा है, 2, 4, 6, 8, 10। अब आपसे पूछा गया है कि वो क्या आएंगे, इनके सम ऑफ द वैल्यूज। तो n1 की वैल्यू हो गई बच्चों 10, n2 हो गया 1 + 5 + 9 यानी 6 + 9 15, और n3 हो गया 2 + 4 + 6 + 8 + 10 यानी हो गया बच्चों 30। तो अब आपसे क्या पूछा गया है, n1 + n2 + n3, तो इनका सम कितना आ गया, 55। सो दिस शुड बी आवर आंसर। तो बच्चों आज हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमा मिनिमा ऐसे टॉपिक्स एंड रेट ऑफ चेंज भी कवर किया। अभी आपके लिए फिजिक्स में ज्योति मैम आ रही हैं और वो लेके आएंगी करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो आई वेलकम ज्योति मैम, एंड बच्चों बाय फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट। Thank you, Amit sir, for the mathematics portion. Hello, everybody. From here onwards, I, Jyoti, will be carrying forward with the physics portion. So today we have taken questions from the chapter current electricity. Okay, let us see. So the first question is the equivalent resistance of the given circuit below between terminals A and B. So there are terminals A and terminal B. So we have a setup 3 ohm, 3 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm and 5 ohm. हमको इन दोनों टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। बट आप जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो रेजिस्टेंस है 5 ओम का, वो शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है। ओके, सो हम इसको कैसे आगे देखेंगे, तो इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, यानी कि इसको तो हटा दें यहाँ से। फिर हमारे पास ये 2 ओम और ये 2 ओम पैरेलल में हो जाएंगे। जब ये 2 ओम और 2 ओम पैरेलल में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट 1 ओम होगा। उसके बाद 1 ओम इस 2 ओम के साथ सीरीज में कनेक्टेड होगा। So this as a whole will become 3 ohm, and this 3 ohm, this 3 ohm, this 3 ohm will be in parallel combination. So 1/3 plus 1/3 plus 1/3 which is 1. इसका inverse करेंगे तो 1 ही आएगा. Next question is 5 equivalent resistance are connected in a network as shown in the figure. The net resistance between point A and B. I hope this is visible to everybody. सो हमको नेट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, विल सिंप्लीफाई इट। ओके, सो व्हाट शैल वी डू, कीपिंग दिस बी डी एज अ फिक्स्ड, व्हाट विल डू, विल पिक द पॉइंट ए एंड फ्लिप इट ओवर, मीन्स बी डी ई को हम फिक्स रखेंगे और इस पोर्शन को ऐसे फ्लिप कर देंगे, यानी कि ये दोनों रेजिस्टेंस ए के साथ उठ के ऊपर की तरफ ले आएंगे। तो जरा हम देखें तो ये किस तरीके से बनेगा। हमारे पास ये कैसा है, ये किस तरीके से, ये किस तरीके से, दिस इज D एंड E, और इस पॉइंट A को उठा के हम ऊपर की तरफ फ्लिप करके ले आए हैं। उसके बाद ये D और E के बीच में भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। उसके बाद ये दो रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड है विद पॉइंट B, इस B को भी उठा के फ्लिप कर दिया। सो दिस वन रेजिस्टेंस हियर एंड वन रेजिस्टेंस हियर। सो इफ वी सी केयरफुली, दिस इज R, this is R, this is R, this is R and R. ओके, तो आपको देख के पता चल रहा होगा ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, और व्हीट स्टोन ब्रिज में भी बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, यानी कि दिस साइड दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस। सो देयर विल बी नो करंट इन दिस रेजिस्टेंस, द मिडिल वन। सो 2R and 2R on the upper side are in series, R and R on the lower side are in series. So this becomes 2R here and 2R here. Now they are in the parallel combination, the resultant is R. So option number 3 is the answer here. I hope this is clear to everybody. Let us move to the next question. The next question is, the current through the wire depends on time as this, I is equals to alpha naught t plus beta t square.
where alpha naught is 20, beta naught is 8. Find the charge crossed through the section wire in the 15 second. हमारे पास मुझे पता है I जो होता है वो dq by dt होता है. So dq we can always write it as I dt. What is I? Alpha naught t plus beta naught t square into dt and integral. Okay. So if we integrate this, we get alpha naught t square by 2 plus beta naught t cube by 3. कितने सेकंड के लिए निकालना है हमको? 0 से लेके 15 सेकंड तक. तो जरा ध्यान से देखें, दिस इज अल्फा नॉट 15 स्क्वायर बाय 2 प्लस बीटा नॉट 15 क्यूब बाय 3. एक काम करते हैं, 15 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अल्फा नॉट की वैल्यू रखते हैं विच इज 20 और 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 10 प्लस यहाँ पर बीटा की वैल्यू हो जाएगी 8 और एक 15 बचेगा क्योंकि 15 स्क्वायर बाहर ले लिया है तो एक 15 बचा, तो 15 डिवाइडेड बाय 3. तो ये हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन है. तो जरा ध्यान से देखेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा. दिस इज 15 स्क्वायर इंटू 50. सो एज अ होल दिस विल कम आउट टू बी 11250 कूलम्स. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाते हैं. In an experiment, the resistance of the material is plotted as a function of temperature as shown. जरा ध्यान से देखेंगे तो इस वाले केस में हमारे पास इस एक्सिस पर log r है. ये कंफ्यूज मत होना, ये t मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ये t बताना चाह रहा है कि r इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बेसिकली. और x एक्सिस पे हमारे पास 1/t स्क्वायर है और हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन जैसी कुछ इक्वेशन है. ओके, तो मुझे रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में रिलेशन बताना है. अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ये स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है. तो अगर हम उसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो वो कुछ ऐसी होगी, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी वेयर स्लोप इज नेगेटिव एंड द इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव. तो y एक्सिस पे अगर देखिए तो y एक्सिस पे हमारे पास जो क्वांटिटी है वो ln r है. ln r एज अ फंक्शन ऑफ t नहीं लिख रही हूँ, बस मैं ln r लिखना चाह रही हूँ. सो दिस इज ln r and that is equal to minus m and value of x is 1/t square plus some constant c. okay, तो एक काम करते हैं, इसको इधर की तरफ ले आते हैं. दिस इज ln r minus c is equals to minus m/t square. अब हमको log को सॉल्व करना है तो एक्चुअली जब हम कांस्टेंट लेते हैं उसको भी एक हम log की फॉर्म में लेते हैं. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ln r minus ln r नॉट. c एक कांस्टेंट है और ln r नॉट भी अपने आप में एक कांस्टेंट है, ताकि हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सके, इसीलिए इस फॉर्म में लिखा है. इज इक्वल्स टू माइनस 1/t स्क्वायर. एक्चुअली सिंप्लीफाई करने से होता क्या है, ये अपने पास ln r/r नॉट हो जाएगा एंड दिस विल कम आउट टू बी माइनस m/t स्क्वायर. थोड़ा केयरफुली देखेंगे तो आपको पता चलेगा. दिस इज r इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस m/t स्क्वायर एंड दिस r नॉट कम्स हियर. ओके, सो इट इज सम फॉर्म, यानी कि कुछ रेजिस्टेंस जो है हमारे पास वो r नॉट कोई रेजिस्टेंस है और एक्सपोनेंट टू द पावर नेगेटिव है कुछ, और t है वो m के डिवीजन में है, डिनोमिनेटर में है यानी कि. तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑब्वियसली 1 मैच नहीं कर रहा है, e की पावर होनी चाहिए. तो e की पावर 1/t स्क्वायर ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So our next question is, in a meter bridge, so we have a diagram here, see carefully, we have a meter bridge setup. The wire of length 1 meter has a non-uniform cross section, means you can see this wire A to B which has a non-uniform cross section. This cross section is increasing with respect to time such that the variation dr by dl, which means the variation of resistance with respect to the length, is given as proportional to 1/√L. The two equal resistances are connected as shown in the figure, which means R dash and R are equal resistances. The galvanometer has zero deflection when jockey is at point P. अच्छा, अगर galvanometer में zero deflection है मतलब जो लेफ्ट साइड का रेजिस्टेंस है वो राइट साइड के रेजिस्टेंस के बराबर होगा. कैसे पता चला, क्योंकि ये हमारे पास एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है जिसमें से दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस. तभी जाके ये मिडिल वाली वायर में से करंट नहीं फ्लो होता है और उसमें जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है.
तो अगर हम इस वायर को केयरफुली देखें तो ये वायर कुछ इस तरह की है और ये कोई पॉइंट है P इस पे जो कि नल पॉइंट है और ये पॉइंट है A और B। तो इसके लेफ्ट साइड पे जितना रेजिस्टेंस है राइट साइड पर भी उतना ही रेजिस्टेंस होगा, यानी कि मुझे पता है dr/dl जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/√L के। यानी कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा विच इज k/√L, समथिंग लाइक दिस। एक काम करते हैं, dl को उस साइड ले जाते हैं तो k/√L इंटू dl एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। मुझे पता है A से लेके P तक का जो रेजिस्टेंस है वो ही P से लेके B तक का रेजिस्टेंस है। ये लेंथ हमको L दे रखी है, ये टोटल लेंथ 1 मीटर है। तो मुझे पता है रेजिस्टेंस फॉर A टू P इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस फॉर P टू B। तो इसको केयरफुली देखने में पता चलेगा, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू देखें तो k/√L इंटू DL, A से लेके P यानी कि 0 से लेके L तक इज इक्वल्स टू k/√L DL फॉर P टू B यानी कि L से लेके 1 तक। इट इज समथिंग लाइक दिस। आई होप दिस इज क्लियर। k से k कैंसिल आउट हो जाता है और इट इज समथिंग लाइक L टू द पावर -1/2 DL इज इक्वल्स टू L टू द पावर -1/2 DL फॉर द लिमिट्स 0 to L, L to 1। ओके, लेट अस पुट द लिमिट्स। पहले इंटीग्रेट करते हैं। दिस इज L टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 विच इज 2√L इंटीग्रेशन 0 से लेके L इज इक्वल्स टू 2√L L से लेके 1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, अपर लिमिट रखते हैं √L -0 इज इक्वल्स टू 1 -√L। इसको इधर ले आते हैं, दिस इज 2√L इज इक्वल्स टू 1, √L is equals to 1/2. So from here L comes out to be 1/4. 1/4 अगर इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 मीटर्स जैसा कुछ हो जाएगा। So let us see कौन सा आंसर मैच करता है। This is 0.25 meters. I hope this is clear to everybody. Let us move to the next question. The next question says in the circuit shown the potential difference between A and B is। तो ये दो पॉइंट है, ये सर्किट डायग्राम है हमारे पास। 5 ओम, 10 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 वोल्ट बैटरी, 2 वोल्ट बैटरी एंड 3 वोल्ट बैटरी। तो अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो जरा ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसा देखा जाता है कि ये बैटरी है और इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक और बैटरी है उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये बैटरी है उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये तीनों बैटरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, तो इसका हम इक्विवेलेंट निकालेंगे। एक तो इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालेंगे और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो मुझे पता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 विच कम्स आउट टू बी 3। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाता है 1/3। मुझे E इक्विवेलेंट निकालना है, यानी कि बैटरी का इक्विवेलेंट ईएमएफ, सो विच कम्स आउट टू बी E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। So this E equivalent will come out to be 1/1 plus 2/1 plus 3/1 divided by 1/1 plus 1/1 plus 1/1. This is 1 plus 2 plus 3 which comes out to be 6 divided by 1 plus 1 plus 1 3 which is 2 volt. So अगर इन तीनों को रिप्लेस करें तो हमको एक 2 वोल्ट की बैटरी को के इंटरनल रेजिस्टेंस 1/3 के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। यानी कि ये सेटअप कुछ ऐसा हो जाएगा, ये पॉइंट A है, कुछ रेजिस्टेंस बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस और एक और रेजिस्टेंस और पॉइंट B। ये 2 वोल्ट और ये 1/3 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। जरा यहाँ पे ध्यान से देख रहे थे, ये 5 ओम है और ये 10 ओम है। तो दिस इज 5 ओम, दिस अगेन रेजिस्टेंस इज 10 ओम। हमको करना क्या है, A से लेके B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पहली बात तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं है तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि ये I इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब हम VA से चालू करते हैं, इसके अक्रॉस कुछ ड्रॉप नहीं होगा, 0 क्योंकि करंट ही नहीं है। इसके अक्रॉस कितना हो गया, दिस इज -2 0 0 इज इक्वल्स टू VB। So VA minus VB is equals to 2 volt. 2 volt is the answer here. So let us see which of the option is matching 2 volt.
आई होप ये सबको क्लियर है. वट एवर आंसर यू गेट यू मे पुट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, let us move to the next question. Next question is determine the charge and the capacitor in the following circuit. In the last series we have done the capacitor part. Okay, इस बारी इसमें हमको चार्ज पूछा गया है. जब चार्ज पूछा जा रहा है सर्किट में और डीसी वोल्टेज कनेक्टेड है तो हमेशा स्टडी स्टेट का चार्ज निकालेंगे. स्टडी स्टेट में हमारे पास इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, यानी करंट इधर से जाएगा और ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. तो जरा ध्यान से देखो, इसमें कोई भी करंट नहीं जा रहा है, तो जरा इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं. ये अपने आप में 12 ओम हो जाता है और वो 12 ओम मिलके 4 ओम के साथ कितना बनाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. तो 12 into 4 डिवाइड बाय 12 plus 4. So this comes out to be 4 and 3. This comes out to be 3 ओम, यानी कि ये इसके साथ मिलके 3 ओम बनाएगा. वो 3 ओम इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है. 3 ओम प्लस 6 ओम, यानी कि आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3 plus 6 यानी कि 9 ओम. तो अगर हम करंट निकालना चाहें तो करंट जो हो जाएगा हमारे पास वो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 72 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 9 विच इज 8 एम्पियर्स. ओके, सो इस सर्किट को मैं रीड्रॉ कर लेती हूँ. हमारे पास एक बैटरी थी, तो जरा ध्यान से देखो, ये तो अपने आप में 12 ओम हो चुका था, यानी कि मैंने इसको रिप्लेस करके यहाँ पे 12 ओम लिख दिया. और आई थिंक ये सब कंबाइंड होके है साथ में. ये 10 ओम था अपने आप में और ये 2 ओम था और ये कितना था अपने पास 4 ओम एंड दिस वाज 6 ओम 72 वोल्ट. इसमें से टोटल 8 एम्पियर्स का करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि 8 एम्पियर्स करंट यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. अब जरा ये रेजिस्टेंस देखोगे तो ये अपने आप में 12 है, कौन सा, ये दोनों मिला के, और ये 4 है, यानी कि 2 आर्म्स में करंट डिवाइड होगा जिनका रेजिस्टेंस का रेशियो 4:12 है, यानी कि 1:3 है. तो करंट इसके ऑपोजिट इनवर्स रेशियो में होगा, यानी कि 3:1 में होगा. तो यानी कि इस जंक्शन पे अगर देखोगे तो यहाँ पे 8 एम्पियर करंट जा रहा है और यहाँ पे 3:1 में डिवाइड होना है. तो इसमें से जाने वाला करंट कितना होगा, अगर टोटल 3 + 1 यानी कि 4 पार्ट होते तो इसमें से 1 पार्ट जाता. तो 8 एम्पियर के 4 पार्ट में से 1 पार्ट इधर सेंड कर देंगे हम. सो दिस कम्स आउट टू बी 2 एम्पियर, यानी कि इस वाली आर्म से कितना करंट जा रहा है, 2 एम्पियर. तो हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं. यहाँ पे हमारे पास करंट आया, इसमें करंट गया था हमारे पास 2 एम्पियर. अच्छा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट, क्योंकि I × R विच इज 20 वोल्ट. तो इसके अक्रॉस अगर 20 वोल्ट ड्रॉप हुआ है तो सेम इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा, यानी कि कैपेसिटर के अक्रॉस कितना ड्रॉप हुआ है, जो वोल्टेज जो ड्रॉप हुआ है वो 20 वोल्ट ड्रॉप हुआ है. उसकी कैपेसिटेंस जो है वो 10 माइक्रो कूलम है. तो Q = CV विच इज 2, दिस इज फेरेड, 200 माइक्रो कूलम्स. ओके, I hope this is clear to everybody. Let us move to the next question. What is the next question that we have got today? Question number 20. Calculate the amount of charge in the capacitor. Same type of question. 4 microfarad. The internal resistance of the battery is 1 ohm. तो बेसिकली यहाँ पे बैटरी का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस है. अच्छा, ऊपर कैपेसिटर है, नीचे रेजिस्टेंस है. मैंने कहा था स्टडी स्टेट में कैलकुलेट करते हैं, तो स्टडी स्टेट में ऊपर वाली आर्म्स में कुछ करंट ही नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर कैपेसिटर प्रेजेंट है. तो सारा का सारा करंट इस 1 ओम इधर से 4 ओम और 1 ओम से निकलेगा, यानी कि सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, दिस 4 + 1 यानी कि 5 ओम्स. 5 वोल्ट की बैटरी है तो करंट कितना हो गया, 5/5 विच इज 1 एम्पियर, यानी कि यहाँ से करंट कितना जा रहा है, 1 एम्पियर जा रहा है. तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप हो गया, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो 4 वोल्ट ड्रॉप हुआ. जितना इसके अक्रॉस है उतना इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा और उतना ही इसके अक्रॉस होगा, यानी कि इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट ड्रॉप हुआ है. ये पैरेलल में है. तो अगर हम इस बैटरी को देखते, सॉरी कैपेसिटर को देखते, और ये हमारे पास कुछ इस तरह की कहानी है. ठीक है, दिस इज 4 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है. तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा 2 + 2 विच इज 4 माइक्रोफेरेड. इसके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है 4 वोल्ट, यानी कि 4 वोल्ट इसके अक्रॉस प्लस इसके अक्रॉस प्लस इसके अक्रॉस मिलके ड्रॉप होगा. इसमें तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप हो ही नहीं रहा है क्योंकि करंट ही नहीं है, रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं. तो हम देखते हैं ये 4
माइक्रोफेरेट और ये 4 माइक्रोफेरेट बचा, तो ये 4 वोल्ट जो है ये इसमें इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 वोल्ट इधर ड्रॉप होगा, 2 वोल्ट इधर ड्रॉप होगा, यानी कि इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हो गया, 2 वोल्ट ड्रॉप हो गया। तो अगर ध्यान से देखें तो वोल्टेज जो है हमारे पास 2 है अक्रॉस द 4 माइक्रोफेरेट, कैपेसिटेंस है वो 4 माइक्रोफेरेट है, तो Q इज इक्वल टू CV करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 8 माइक्रो कूलम्ब्स। ओके, so this is the answer here. I hope everybody is getting it. Whatever answer you get, please put in the comment section. Okay, let us move to the next question. So our next question is question number 21. A 72 ohm galvanometer is shunted by a resistance of 8 ohm. The percentage of total current which passes through the galvanometer is, okay, so हमारे पास एक galvanometer है जिसका रेजिस्टेंस है 72 ओम, शंट किया गया है, यानी कि पैरेलल में एक 8 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है, इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है। तो ये पूछ रहा है कि टोटल करंट का कितना परसेंट गैल्वेनोमीटर से पास होगा। ओके, सो देखो ये रेजिस्टेंस है अपने पास 72 और ये है 8, यानी कि रेजिस्टेंस का रेशियो निकाले। करंट देखो यहाँ पे कुछ पोर्शन करंट का यहाँ जाएगा और कुछ पोर्शन इधर जाएगा, टोटल करंट आई में से। तो ये जो रेजिस्टेंस का रेशियो है इस आर्म में और इस आर्म में, वो है रेजिस्टेंस का रेशियो जो है अपने पास 72:8 है, यानी कि 9:1 है। तो हमारे पास करंट का जो रेशियो होगा इसका इनवर्स रेशियो होगा, विच इज 1:9, यानी कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 9 पार्ट्स करंट जाएगा, यानी कि टोटल करंट अगर 10 यूनिट्स होता, यानी कि टोटल करंट अगर 10 यूनिट्स होता तो उसमें से 1 यूनिट इधर जाता और 9 यूनिट इधर जाता। तो बेसिकली इधर कितना जाएगा, टोटल करंट के 10 पार्ट कर दो और उसमें से 1 पार्ट इधर दे दो, यानी कि गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास हो रहा है वो टोटल करंट के 10 पार्ट करके 1 पार्ट इसको देना है। सो परसेंटेज कितना होगा, यानी कि आई में से कितना गैल्वेनोमीटर में पास हो रहा है वो निकालना है अपने को। तो अगर ध्यान से देखें, सो दिस इज IG बाय आई, IG बाय आई करेंगे तो ये 1/10 आता है इंटू 100, दिस कम्स आउट टू बी 10%. Okay, I hope this is clear. So answer to this question is 10%. Let us move to the next question of the series. All resistance in the figure are 1 ohm. There are so many resistance, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुछ सिमेट्री से अलाइंड है और सारे के सारे रेजिस्टेंस अपने आप में 1 ओम के हैं। तो बोला टोटल करंट आई कितना फ्लो होगा। देखो आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने उससे सॉल्व कर सकते हैं, बट आई वांट टू टेल यू वन सिंपलर मेथड। आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के तो कर ही लेंगे। टोटल करंट अगर इधर से आई फ्लो होता है तो देखो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, यहाँ पर और यहाँ पे। ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो जितना करंट ऊपर जाएगा उतना ही करंट नीचे जाएगा, यानी कि आई में से I/2 ऊपर गया और I/2 नीचे गया। अब ये I/2 करंट इधर पास होगा, कुछ पार्ट ऊपर जाएगा और कुछ पार्ट नीचे जाएगा वापस से। तो जरा केयरफुली ध्यान से देखें तो ऊपर वाला पार्ट वापस से नीचे वाले पार्ट के सिमेट्रिक है, यानी कि I/2 का I/4 नीचे और I/4 नीचे। अभी I/4 इधर डिवाइड होगा सिमेट्रिकली, तो I/8 इधर और I/8 इधर। सिमिलरली इसमें भी I/8, इसमें भी I/8। यहाँ पे ये I/2 है, ये I/4 और 4 में डिवाइड होगा, वापस से ये I/8, I/8, दिस इज 1/8 एंड दिस इज ऑल्सो 1/8। अब मैं एक सर्किट लेना चाह रही हूँ, कौन सा, दिस वन। यहाँ से चले हम थ्रू दिस, देन थ्रू दिस, फ्रॉम हियर दिस सर्किट एंड अगेन बैक टू दिस बैटरी। तो ये बॉटम वाला सर्किट है जो मैंने मार्क करा हुआ है, जरा उसको केयरफुली देखें। इसमें हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं, तो यहाँ से चालू करते हैं इस पॉइंट से। सो दिस इज +3, देन दिस इज 1 ओम। ओके, हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू R बोल देते हैं, तो दिस इज I इंटू R, इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। फिर हम इधर आए तो इसके अक्रॉस I/2 इंटू R ड्रॉप हो रहा है। दिस इज I/4 इंटू R एंड दिस फाइनल इज minus I/8 into R, and then back to this comes out to be 0. Okay, so this 3 is equal to IR कॉमन ले लेते हैं, 1 plus 1/2 plus 1/4 plus 1/8, 3 is equals to I। R की वैल्यू तो 1 है, इसमें से एलसीएम ले लेते हैं, जरा ध्यान से देखो। so this comes out to be 8 plus 4 plus 2 plus 1, this is
12 and 3 15. 3 is equals to I 15 by 8. This is 5 times. So I comes out to be 8 by 5, which is said to be equal to A by 5 amperes. Okay, so the value of A is equal to 8. So this is a numeric based question and answer is 8. I hope this is clear to everybody. Let us see the next question of the series. The next question is, in the given circuit, A is an arbitrary constant, the value of M for which the equivalent resistance is minimum will be this much, then the X is. तो पहले हमारे पास जरा ध्यान से देखो, ये M एक्चुअली इधर है, दिस इज A बाय M. सो हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है MA, MA, MA. अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है जैसा कि दिख रहा है हमें, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा MA बाय 3. हमारे पास दो रेजिस्टेंस है A बाय M, A बाय M, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा A बाय 2M. ये सबको निकालना आता है, इक्वल रेजिस्टेंस है तो उतने ही से डिवाइड हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में. फिर हमारे पास दो रेजिस्टेंस हुए जो कि अपने आप में सीरीज में, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इनका इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास MA बाय 3 प्लस A बाय 2M. अब मुझे क्या करना है, इसको मिनिमम करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मिनिमम करना है, यानी कि DR बाय DM को क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे. क्योंकि M के रेस्पेक्ट में क्यों हमने डिफरेंशिएट किया, क्योंकि A तो कांस्टेंट है, M पे वैल्यू डिपेंडेंट है, तो M के रेस्पेक्ट में इसको मिनिमाइज करना है. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस इज A बाय 3 माइनस A बाय 2M स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास A बाय 3 इज इक्वल्स टू A बाय 2M स्क्वायर. केयरफुली देखोगे तो 3 इज इक्वल्स टू 2M स्क्वायर, तो M स्क्वायर की वैल्यू है 3 बाय 2, M इज इक्वल टू root 3 by 2, which is equal to root x by 2. So from here we get the value of x as 3. So answer to this question is again numeric base 3. Okay, let us move to the last and the final question of the series, question number 24. Okay, so we have a setup and the question says total current supplied to the circuit as shown in figure by 5 volt battery is. Okay, see carefully, we have a battery and some sort of resistances. सो हम थोड़ा इसमें नंबरिंग कर लेते हैं, इस पॉइंट को A बोल देते हैं और इस पॉइंट को B बोल देते हैं. सो इफ दिस इज A देन दिस इज ऑल्सो A, इफ दिस इज B दिस इज B, दिस इज ऑल्सो B. तो हम इस सर्किट डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. A और B के बीच में एक बैटरी लगाते हैं और एक पॉइंट C डिफाइन करते हैं. तो सबसे पहले अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो 5 ओम है इसको C बोल देते हैं. ये जो 5 ओम है वो A और C के बीच में कनेक्टेड है. ये वाला जो 5 ओम है वो भी A और C के बीच में कनेक्टेड है. ये वाला 5 ओम A और B के बीच में कनेक्टेड है. सो दिस इज A, दिस इज B. और ये वाला 2.5 ओम इज C एंड B, दिस इज 2.5 ओम. तो ये दोनों पैरेलल में है. दिस कॉम्बिनेशन कम्स आउट टू बी 2.5. 2.5 के साथ ये सीरीज में है तो दैट कम्स आउट टू बी 5. ये टोटल 5 बन गया है ऊपर और ये 5 उसके पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट इज 5 एंड 5 इन पैरेलल कम्स आउट टू बी 2.5, यानी कि R इक्विवेलेंट जो है अपने पास वो 2.5 है. अगर बैटरी देखोगे तो वो अपने पास है 5 वोल्ट, यानी कि वोल्टेज हो गया 5 वोल्ट, तो करंट हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 2.5. दिस कम्स आउट टू बी 2 amperes. So answer to it is 2. Okay, I hope this is clear to everybody. Thank you so much for being with us throughout, and for more updates stay tuned and do like and subscribe to our channel. Thank you so much.